सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आप नोट करेंगे। जितनी भी सारी चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है, कोशिश करिए नोट बनाइए, उसका रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बच गया है। तो कोशिश करिए चीजों को क्लियर आउट करने की। तो चलिए इस टॉप लेवल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन बी हावड़ा जंक्शन, या ऑप्शन बी रोयापुरम रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है ये आपका छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उन सारी चीजों को क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो निर्माण अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना कौन सा त्योहार है जो राजस्थान से जुड़ा है। ऑप्शन ए बोनालू, ऑप्शन बी बूंदी उत्सव, ऑप्शन सी धनु यात्रा, या ऑप्शन डी गौरी महोत्सव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी उत्सव। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है और ये राजस्थान के कौन से शहर में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये राजस्थान के बूंदी शहर में होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कौन से महीने में आयोजित होता है। तो याद रखिएगा बूंदी उत्सव आपके नवंबर में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कब आयोजित होता है, तो नवंबर नवंबर में आयोजित। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो आपको बताना है अली अकबर खान कौन से घराने से जुड़े थे। ग्वालियर घराने से, मेहर घराना से, आगरा घराना से, या ऑप्शन डी किराना घराना से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके मेहर घराना से जुड़े थे अली अकबर खान। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरा सवाल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मेहर घराना के अगर हम बात करते हैं मेहर घराना के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मेहर घराना के संस्थापक कौन है। तो ये आपको याद रखना है, मेहर घराना के जो संस्थापक है वो है अलाउद्दीन खान। ठीक है, मेहर घराना के संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन खान है। और आपको बताना है कि अलाउद्दीन खान जो है यह किनके पिता है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खान ये अली अकबर के पिता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अली अकबर के पिता कौन है, अलाउद्दीन खान जो है ये अली अकबर के पिता है। ठीक है, जो कि मेहर घराना के संस्थापक भी हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं बात करूंगी अली अकबर खान से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो अली अकबर खान एक सरोद वादक थे। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हाथ में इनके कौन सा वाद्य यंत्र है, सरोद वाद्य यंत्र है। तो याद रखिएगा ये अली अकबर खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है अली अकबर खान सरोद वाद्य यंत्र, ठीक है, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है इनके पुरस्कार से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अली अकबर खान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से। तो पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, इन्हें पद्म भूषण 1971 में मिला था, यानी कि 1971 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और दूसरा इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला था, दूसरा ये पुरस्कार इन्हें मिला था पद्म विभूषण का। ठीक है, दूसरा पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला था, दूसरा पुरस्कार इन्हें पद्म पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण का मिला था। तो पद्म विभूषण पुरस्कार अली अकबर खान को कब मिला था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये जो है याद रखना है 1988 में, 1988 में इन्हें मिला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि जो भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की है वो कौन सा क्रांति था। तो आपके ऑप्शन है पीली क्रांति, ऑप्शन बी भूरी क्रांति, ऑप्शन सी गोल्डन फाइबर क्रांति या ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हरित क्रांति से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इनके जनक के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो इनके जनक दो स्तर पे, एक भारत स्तर पे और एक विश्व स्तर पे। तो भारत स्तर की मैं अभी यहाँ पे लिखा रही हूँ। तो याद रखिएगा इनके जो जनक थे हरित क्रांति के वो एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, इनके जनक कौन थे हरित क्रांति के? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन थे, जो कि ये आपको याद रखना ये भारत स्तर पे थे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पे कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1960 के दशक में, यानी 1960 में। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का उद्देश्य था गेहूं और जो भी फसल थे सबसे ज्यादा इसका जो था वो गेहूं का था। ठीक है, तो याद रखिएगा गेहूं और अन्य फसल भी लिख लीजिएगा, सिर्फ गेहूं नहीं था। लेकिन गेहूं ज्यादा इनका जो है, ज्यादा अगर कोई हाईलाइटेड था फसल में तो वो गेहूं ही था। ठीक है, गेहूं और अन्य फसल के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, गेहूं और अन्य फसल के फसल के उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, इनका उत्पादन को बढ़ावा देना या बढ़ाना। ठीक है, बढ़ावा देना या बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी पीली क्रांति। पीली क्रांति से अगर मैं बात करूं तो ये आपके किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित थी? तिलहन उत्पादन से। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तिलहन उत्पादन से, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी पीली क्रांति की? तो पीली क्रांति की शुरुआत वो हुआ था 1980 से 90 के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 से 1990 तक जो है इसका चला था, ये आपको याद रखना है पीली क्रांति का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भूरी क्रांति आपकी, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति आपके चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। ये भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? चमड़ा और याद रखिएगा और किससे? और कोको उत्पादन से। ठीक है, चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है आपकी भूरी क्रांति। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, भूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1990 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है? गोल्डन फाइबर क्रांति, जिसे हम जूट क्रांति भी कहते हैं। इसे हम कौन सा क्रांति कहते हैं? जूट क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्डन फाइबर क्रांति और जूट क्रांति के बारे में अगर पूछे तो दोनों एक ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे जूट है तो आपको याद रखना है ये किससे संबंधित है। तो ये जो है आपके जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए खासकर ऑप्शन में आपको गोल्डन फाइबर क्रांति रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्डन फाइबर क्रांति को ही जूट क्रांति कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसकी भी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत भी 1990 में हुई थी। तो ये तीनों क्रांति की शुरुआत लगभग सेम ही है, तो ये आपको याद रखना है। बस कौन सा क्रांति किससे संबंधित है इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो किन वर्षों में की थी? ऑप्शन ए आपसे बोला 1954 और 1982 में, या ऑप्शन बी 1951 या 1986 में, या ऑप्शन सी 1951 और 1982 में, या ऑप्शन डी 1954 या 1900 और 1986 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1951 और 1982 इन दो टाइम जो है मेजबानी की थी। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जो कि हम बात करेंगे सबसे पहले वो करेंगे 1951 की। ठीक है, यानी कि 1951 की। तो 1951 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है खेल की मेजबानी भारत ने ही की थी, यानी दो टाइम।
तो 1951 में खेल आयोजित कहाँ हुआ था, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। नई दिल्ली में 1951 में एशियाई खेल के आयोजित नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और याद रखिएगा ये जब खेल हुआ था तो ये कौन सा एशियाई खेल था, तो ये आपको याद रखना है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो ये आपको याद रखना है, ये पहला एशियाई खेल था, ठीक है। ये जो हुआ था ये कौन सा एशियाई खेल था, तो ये आपको याद रखना है, ये हुआ था आपका पहला एशियाई, ठीक है, पहला एशियाई खेल था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पहला एशियाई खेल। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुल जो 1951 में हुआ था, इसमें कुल भारत ने 51 पदक जीते। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, 51 पदक, ठीक है। 51 में ये स्टार्ट हुआ था, और ये इस जब पहला स्टार्ट हुआ था एशियाई खेल तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी भारत ने की, और इसमें भारत ने कितने जीते, 51 पदक जीते। तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है, 51 पदक जीते, जिसमें से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने स्वर्ण पदक थे, ठीक है, 51 पदक जीते थे, ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि 51 पदक में 15 जो था वो कौन सा पदक था, 15 की अगर मैं बात करूं, 15 आपके स्वर्ण पदक थे, प्लस 20 आपके कौन से पदक थे, कांस्य पदक, ठीक है, 20 आपके कौन से पदक थे, 20 आपके कांस्य पदक थे। और वहीं अगर हम बात करें 16 आपके कौन से पदक थे, 16 आपके रजत पदक थे, ठीक है, रजत पदक। तो टोटल 51 जीते थे। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी, जो कि मैं बात करूंगी आपके 1982 की मैं बात करूंगी, ठीक है। 1951 से मैंने सारी चीज क्लियर कर दी, अब 1982 की मैं बात करूंगी। तो ये भी आपका कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 1982 में हुआ था, वो भी आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये आपके कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसके अलावा जब ये आयोजित हुआ था तो एशियाई खेल का कौन सा संस्करण था, ये पॉइंट भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये हुआ था आपका जो दूसरा हुआ था वो भारत का था, लेकिन ये एशियाई का कौन सा संस्करण था, 9वां था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सा था, 9वां, 9वां एशियाई खेल था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 9वां एशियाई खेल था, एशियाई खेल था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो इसमें भारत ने कुल 57, ठीक है, 57 पदक जीते। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 57 पदक जीते। और जिसमें से कितने पदक स्वर्ण थे, कितने आपके जो है कांसे थे, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। तो इसमें अगर 57 पदक जीते थे तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें स्वर्ण पदक कितने थे, 13 स्वर्ण पदक थे। 13 आपके कौन से पदक थे, 13 आपके स्वर्ण पदक थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है 19 रजत पदक थे, 19 आपके कौन से पदक थे, रजत पदक थे। और प्लस आपके जो है आपके 25 कौन से पदक थे, 25 आपके कांस्य पदक थे, ठीक है, 25 आपके कांस्य पदक थे। और यहाँ पे याद रखिएगा जो पहला जो हुआ था 1951 में जो एशियाई खेल हुआ था, इसका कोई भी शुभंकर नहीं था, लेकिन 1982 में जो हुआ था इसका शुभंकर था। तो इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था अप्पू, ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, अप्पू। अप्पू मतलब होता है हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केरल का एल्लाकाराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इरोरर जनजाति के द्वारा, या ऑप्शन बी कुरुचिया जनजाति के द्वारा, या ऑप्शन सी मुथुवन जनजाति के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरुचिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये आप केरल के वायनाड जिले में किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से जिले में किया जाता है, तो ये केरल के वायनाड जो जिला है, वायनाड जिले में किया जाता है, ठीक है। और कौन से जनजाति के द्वारा, कुरुचिया जनजाति के द्वारा। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो ये नृत्य किया जाता है ये कौन से अवसर पे किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये नृत्य किया जाता है ओणम त्योहार के दिन किया जाता है। जो केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, ओणम। ओणम त्योहार के दिन ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओणम त्योहार, ओणम त्योहार के दिन
ओणम त्योहार के दिन किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य कब किया जाता है? ओणम त्योहार के दिन किया जाता है और वायनाड जिले में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी मुंबई में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कोलकाता में की गई थी। वहीं अगर हम बात करें कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, 1984 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जो आपका मेट्रो रेल है, ये आपको याद रखना है कि ये भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल प्रणाली है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखिएगा। भारत की भारत की सबसे पुरानी भारत की सबसे भारत की सबसे पुरानी भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। मेट्रो रेल प्रणाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस। तो ये जब ट्रेन चली थी, तो ये जो मेट्रो रेल चली थी, तो ये कितना दूर तक चली थी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये ट्रेन जो थी वो 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मेट्रो रेल जो आपका कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यहां से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन सा पेड़ जो है ये ऑक्सीजन देता है। तो आपके ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी आम या ऑप्शन डी जामुन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन पीपल देता है। लेकिन पीपल के बाद की बात अगर मैं करूँ तो आपके जो है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पे जो है ये नीम है। नीम भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा नीम हो गया। तीसरे पे अगर हम बात करें तो आपका बरगद हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? बरगद। वहीं अगर चौथे नंबर की मैं बात करूँ तो अशोक। अशोक भी ये आपको सबसे अच्छी हवा देता है और ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे कौन सा पेड़ है? पांचवें नंबर पे बांस का पेड़ है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो ये 5 पेड़ ऐसे हैं जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे और अपने प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग देखिए, आपके सारे जो जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर रहते हैं, या फिर मैं जो आपको बताती हूँ या लिखा रही हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नोट करिए एंड रिवीजन जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में या 2014 में या 2016 में या 2019 में? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। और इस योजना की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, इस योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। इस योजना की शुरुआत किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। ठीक है,
और वहीं अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की अगर मैं बात करूं तो 3 मंत्रालयों के द्वारा ये संचालित होती है। अगर मैं बात करूं तो ये 3 मंत्रालयों के द्वारा संचालित होती है। तो वो 3 मंत्रालय कौन-कौन से हैं जिसके द्वारा ये संचालित होती है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो पहला आपका कौन-सा मंत्रालय है? पहला है महिला एवं विकास मंत्रालय। 3 मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पहला आपका कौन-सा है? पहला है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये पहला है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपका कौन-सा मंत्रालय आता है? नेक्स्ट आपका आता है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा आपका कौन-सा है? दूसरा आपका है, आपको याद रखना है, दूसरा आपका कौन-सा है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा मंत्रालय आपका कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ये, ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर लिख ही देती हूँ, ठीक है? तीसरा जो है ये आपका कौन सा है? तीसरा आपका है शिक्षा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय संचालित करता है। 3 मंत्रालय संचालित करता है, बाल एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा शिक्षा मंत्रालय। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे कि ये जो है आपके, ये तीनों मंत्रालय संचालित करते हैं। तीनों मंत्रालय संचालित करते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत लोगों को सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही पता होगा, लेकिन ये तीनों मंत्रालय संचालित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? तीनों मंत्रालय संचालित करते, तीनों मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? तीनों मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है? तीनों मंत्रालय के द्वारा संचालित संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो उर्दू में लिखा गया था, या ऑप्शन बी हिंदी में लिखा गया था, या ऑप्शन सी बांग्ला में, या ऑप्शन डी तमिल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन गण मन आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं जन मन की, अगर हम बात करें तो किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इसकी रचना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। बहुत लोगों को भी पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं लिखा देती हूँ, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी रचना की थी। और वहीं अगर हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी रचना कब की थी, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में 1911 में इन्होंने जनगण मन की रचना की थी। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो है आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित कब हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि इसे आधिकारिक तौर पे, ठीक है, आधिकारिक तौर पे आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित कब हुआ था, ठीक है? आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित, ठीक है, कब हुआ था? तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मैं उन सारी चीजों को बताऊंगी। तो सबसे पहले कब हुआ था इसके बारे में बात करो, तो याद रखिएगा आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित हुआ था, वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पे इसे घोषित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगान को सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो इसे जो है पहली बार कब गाया गया, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहली बार गाया गया, ठीक है, पहली बार गाया इसे कब गया था, गाया गया। तो पहली बार इसे गाया गया था गाइस, ये आपको याद रखना है। पहली बार इसे कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और याद रखिएगा ये कहाँ गाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहले गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन।
याद रखिएगा। और बांग्ला के बाद इसे इसका अनुवाद किस में किया गया था? बांग्ला के बाद जो अनुवाद किया गया था वो हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, या ऑप्शन सी 1920 में, या ऑप्शन डी 1947 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, ये आपको याद रखना। और वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय बास्केट बॉल महासंघ के जो मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो लिख लीजिएगा अब, नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ जो आयोजित हुआ था, ठीक है, भारतीय बास्केटबॉल आयोजित कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है। आयोजित, आयोजित से रिलेटेड मैं बात करूंगी। तो ये आयोजित हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। ये आयोजित भी नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये आयोजित कब हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आयोजित नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1934 में। 1934 में ये आयोजित हुआ। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। ये आपको याद रखना है कि जो फीबा, फीबा क्या है? तो ये मैं लिखा देती हूँ। फीबा आपका क्या होता है? तो ये आप लिख लीजिएगा। फीबा होता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, यानी कि मैं इसे हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है। हिंदी में आपको याद रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी वाले होंगे, तो इसे आपको मैं लिख देती हूँ, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल, बास्केटबॉल महासंघ। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की जो सदस्य है वो कब बने थे, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो जो फीबा की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा 1936 में, 1936 में, 1936 में भारत सदस्य बना था, ठीक है। भारत, भारत फीबा का सदस्य बना था, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। भारत फीबा का सदस्य कब बना था? तो भारत फीबा का सदस्य 1936 में बना, फीबा का सदस्य बना। वहीं अगर मैं बात करूँ तो फीबा की अगर मैं बात करती हूँ, इसकी स्थापना से रिलेटेड भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुआ था। और 1932 के कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1932 के जिनेवा में हुआ था, ठीक है। जिनेवा में, 1932 के जिनेवा में इसका स्थापना हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पे जो लाइकेन उगते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेलिया कहते हैं, या ऑप्शन बी इंडोकार्पन कहते हैं, या ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स कहते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्सिकोल्स कहते हैं जिस तरीके से आप ये चट्टान है और इस पे जो हरा हरा दिख रहे हैं, ये सारे आपके लाइकेन है, और इसे बहुत जकड़ के पकड़े रहते हैं चट्टान को, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सिकल्स। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो लाइकेन होता है, ठीक है, लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये दो अलग अलग चीजों से बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइकेन जो है ये आपके, पहला आपको याद रखना है, ये शैवाल, लाइकेन जो है ये किससे बनता है? शैवाल प्लस कवक का, कवक का संयोजन है, ठीक है। लाइकेन जो है ये किसका है गाइस? तो शैवाल और कवक का संयोजन है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा आप क्या याद रख, ये दो चीज से संयोजन से बना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शैवाल इसे क्या करता है? शैवाल इसे भोजन प्रदान करता है। शैवाल इसे क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा, शैवाल इसे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यहाँ पे आपको लिखना है कि शैवाल ये क्या करता है? तो याद रखिएगा शैवाल प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से भोजन तैयार करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करता है। और वहीं जो है भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार करता है। और वहीं कवक क्या करता है, कवक इसे नमी प्रदान करता है, ठीक है, कवक इसे क्या करता है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और कवक का काम होता है, ये दोनों के संयोजन से लाइकेन बनता है, जिसमें शैवाल इसे भोजन प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और ये क्या करता है, नमी प्रदान करता है, ठीक है, कवक इसे क्या करता है, नमी प्रदान करता है। और खासकर लाइकेन कहाँ पे उगते गए, तो याद रखिएगा, लाइकेन हमेशा कठोर जगह पे उगेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का, या ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का, या ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा का, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशीय उत्तर का, पेशीय ऊर्जा का। पेशीय ऊर्जा क्या होता है आपका, तो पेशीय ऊर्जा आपका मस्कुलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, पेशीय ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, पेशीय ऊर्जा को हम बोलते हैं मस्कुलर, पेशीय ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, पेशीय ऊर्जा को हम मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पेशीय ऊर्जा जो कि मस्कुलर एनर्जी के स्रोत कहाँ से, यानी कि मस्कुलर एनर्जी हमें मिलते कहाँ कहाँ से, हम इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो ये आपका मिलता है वसा से मिलता है, ठीक है, ये आपके किससे मिलता है, वसा से मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन से आपका जो है ये क्या मिलता है, पेशीय ऊर्जा मिलता है, जिसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं, प्रोटीन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसके बाद आपने सुना होगा एटीपी, सुना होगा एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो ये होता है आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका एटीपी। एटीपी से भी इसे ऊर्जा मिलता है, तो एटीपी हो गया, इसके स्रोत है। और लास्टली आपका कौन सा है, ग्लाइकोजन, लास्टली आपका कौन सा है, इसके माध्यम से ये आपको कौन सा ऊर्जा मिलता है, पेशीय ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं कि पेशीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके शरीर में जो आपके मस्कुलर एनर्जी होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है चलने में होता है, चलेंगे तो आपका कौन सा ऊर्जा जाएगा, पेशीय ऊर्जा, चलने में होता है। उसके अलावा बात करूँ दौड़ने में इसका उपयोग होता है, चलने में, दौड़ने में। और याद रखिएगा और किस में होता है, कसरत करने में। और किस में होता है, कसरत करने में होता है, कसरत करने में। इसके अलावा आप बात करें तो भारी वस्तु को उठाने में, तो भारी वस्तु को उठाने में इस सब में किसका उपयोग होता है, इस सब में मस्कुलर एनर्जी यानी कि पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है भारी वस्तु को उठाने में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर है, या गोदावरी नदी के तट पर है, या फिर यमुना नदी के तट पर है, या फिर गंगा नदी के तट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती के तट पर आपका कौन सा है, ये अहमदाबाद है साबरमती नदी के तट पर। वहीं अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आपका कौन सा हो गया, जैसे कि आपका हो गया गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है, पटना आपका जो है, पटना जो कि आपके बिहार में पड़ता है, ये आपकी गंगा नदी के तट पर है। उसके अलावा अगर बात करें पटना हो गया, इसके अलावा अगर बात करें कानपुर, ठीक है, पटना और कानपुर आपके किस नदी के तट पर है, ये आपके गंगा नदी के तट पर है। और एक और याद रख लीजिएगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी भी आपके कौन से नदी के तट पर है, तो वाराणसी भी आपके गंगा नदी के तट पर है। अब यहाँ पे मैं एक एक नदी लिखा रही हूँ, आपको बताना है, आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका यहाँ पे यमुना नदी है, तो यमुना नदी के पास आपका कौन सा, आप सभी को पता ही होगा कि यमुना नदी के पास आपका कौन सा शहर है, तो ये आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है ये आपका जो है ये जो है दिल्ली, ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है, आपका दिल्ली है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी के तट पर की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आपका जबलपुर, ठीक है, जबलपुर आपके कौन से नदी के तट पर है, जबलपुर आपके नर्मदा नदी के तट पर है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया आपका जैसे कि हुगली नदी के तट पर। तो हुगली बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, हुगली जो है ये आपका हुगली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हुगली नदी के तट पर कौन सा है। तो याद रखिएगा हुगली नदी के तट पर आपका कौन सा हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा कोलकाता। कोलकाता आपके कौन सा है, तो कोलकाता आपके हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, मेरा सवाल आप सभी से यही है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टील का, या ऑप्शन बी सिलिकॉन का, या ऑप्शन सी सीसा का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का यूज होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन जो है ये आपका क्या है, सिलिकॉन आपका जो है सबसे आम सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। सिलिकॉन आपका यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सबसे आम सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सबसे आम सेमीकंडक्टर आपका कौन सा है, सिलिकॉन जो होता है ये सबसे आम सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये सेमीकंडक्टर होता है जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को किस में बदलता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और याद रखिएगा सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का ही यूज होता है, इस पॉइंट को आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढोलक से, या ऑप्शन बी तबला से, या ऑप्शन बी सितार से, या ऑप्शन डी संतूर से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो पंडित किशन महाराज आपके कौन से घराने से थे, तो याद रखिएगा पंडित किशन महाराज आपका घराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो याद रखिएगा बनारस घराना से थे। ठीक है, पंडित किशन महाराज कौन से घराने से, बनारस घराने से थे, ये इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा पंडित किशन महाराज को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था, वो किया गया था 1973 में, यानी कि 1973 में। उसके अलावा दूसरा पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला था, पद्म विभूषण। ठीक है, दूसरा पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला था, तो ये आपको याद रखना है, दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। और वहीं अगर मैं बात करूं इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से 2002 में सम्मानित किया गया था, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और मैं बात करूँ तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और वहीं अगर मैं बात करूँ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य सरकार के लिए, या ऑप्शन बी संघ सरकार के लिए, या ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए, या ऑप्शन डी न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संघ सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए दोनों के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी सरकारी खर्च होता है उनका लेखा जोखा तैयार करना इन्हीं का काम होता है। अगर मैं बात करूँ इनका जो है ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि ये कैसी संस्था, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो पहला पॉइंट आप यही याद रखेंगे कि आपका जो है भारत एवं नियंत्रण एवं परीक्षा लेखक जो है ये आपकी संवैधानिक संस्था है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद
अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता होगा कि इसका जो है आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में, लेकिन आपको पूरा याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से भी दे देता है, ठीक है। तो ये 148 में है, लेकिन 148 से लेके 151 तक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा 148 से 151 तक। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बार पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, ठीक है। अब बहुत लोगों को पता होगा कि CAG का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लिख लीजिए। हो सकता है कहीं आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जगह पे आपको इंग्लिश में ही दे दे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, तो C से होगा आपका कंट्रोलर, ठीक है। COMP, कम, TROLLER, कंट्रोलर, एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका जो है जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है और यहाँ पे पूछ देता है कि ये उससे रिलेटेड कि कौन से आर्टिकल में है, या फिर ये एक संवैधानिक संस्था है या नहीं, या इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु रामदास, या ऑप्शन सी गुरु अंगद, या ऑप्शन डी गुरु हरिदास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। और याद रखिएगा सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सिखों के, ठीक है, सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक ही थे, ठीक है। सिखों के पहले गुरु थे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनसे हमेशा पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी अगर हम याद रखेंगे तो याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में ये जगह, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। उसके अलावा अगर हम बात करें इनका जन्म हुआ कब था, तो ये भी आपको डेट याद रखना है, जो कि हुआ था 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो कोयला का, या ऑप्शन बी LPG का, या ऑप्शन सी CNG का, या ऑप्शन डी बायोगैस का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CNG गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। CNG गैस का अक्सर आप ऑटो वगैरह जो चलता है CNG, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग, कोयला का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, या LPG या बायोगैस का किया जाएगा, CNG का नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो मैंग्रोव वनों का क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल्फाक्रम नेशनल पार्क, या ऑप्शन बी कक्षकरण, या ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी सुंदरवन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। सुंदरवन आपका भारत और कौन से देश में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश में फैला है। और याद रखिएगा भारत की ये कौन से राज्य में है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो भारत की ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत के कौन से राज्य में गए, तो याद रखिएगा भारत के ये आपके पश्चिम बंगाल में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, भारत के पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, तो याद रखिएगा आपके 1987 में, ठीक है, 1987 में, 1987 में किसमें शामिल किया गया याद गैस, तो याद रखिएगा 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। 1987 में यूनेस्को में
ये शामिल किया गया है, तो इससे भी आप याद रखेंगे। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सारे लिखा चुकी, ठीक है। यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल किया गया है। अगर मैंने अगर यहाँ पे किया अगर छूट जाता है तो प्लीज उसको इतना ये नहीं करिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शामिल किया गया है। तो गाइज आपका जो है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जो आज का सेशन था ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। और गाइज आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। जय हिंद।